नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। पीएम 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 1 जून तक वहीं रहेंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव अभियान के बाद पहली बार ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। 75 दिनों तक लोकतंत्र के महापर्व में साधना करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी सागर की लहरों में एकांत में रहेंगे। पिछले 10 साल में तीसरी बार वो पल फिर से आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी देश की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करने वाले हैं। पीएम ने इसकी शुरुआत 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ से की। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी हिमालय की चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित केदार घाटी पहुंचे थे। 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया। उस वक्त भी देश में प्रचार का शोर थम चुका था। देश के हर एक नागरिक उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परिणाम की चिंता से दूर मोदी रुद्र गुफा में अपने आराध्य के ध्यान में मग्न हो गए। 5 साल बाद अब फिर वही वक्त आ गया है। प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच जाएंगे और शुरू हो जाएगा आध्यात्मिक चेतना में ऊर्जा भरने का क्रम। 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में आखिरी चुनावी रैली होगी पीएम की। पीएम मोदी का पंजाब से सीधे तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री कन्याकुमारी से विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी 31 जून से 1 मई तक ठीक उसी जगह ध्यान करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर करके पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया। स्वामी जी 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहां तप उन्होंने किया और कहा यह जाता है कि यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। विवेकानंद की कही एक एक बात का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा असर है। यह असर हर तरफ हर जगह दिखता है, उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर। दरअसल मोदी के विचारों के बुनियाद में स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आम लोगों की भूख मिटाने की प्राथमिकता दी। बात आखिरी चरण के चुनाव की अगर करें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर दोनों ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जीत के अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। आखिरी दौर में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है, बाकी की सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2019 में बिहार की 8 सीटों पर हुई थी एनडीए की जीत। 2019 में बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी, जबकि उत्तर प्रदेश की 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल की 9 के 9 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। वहीं पंजाब की 7 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास है। उड़ीसा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास है। तो ये हमने आपको बताया कि जब इन तमाम सीटों पर यानी 57 सीटों पर 2019 में चुनाव हुआ तो किसके पास कितनी सीटें उस समय गई थी। चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। 486 सीटों पर मतदान खत्म है, यानी तकरीबन 90% चुनाव खत्म। आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने में 3 दिन बाकी हैं। 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान जबरदस्त है। 7वें चरण में कुल 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन 7वां चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 7वें चरण की 57 सीटों पर बीजेपी का कड़ा और बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चाहे पंजाब हो, उड़ीसा हो या फिर बंगाल, इन 3 राज्यों में 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। 1 जून को 7वें चरण के साथ मतदान पूरा हो जाएगा। 7वें चरण की कुल 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। अब अगर आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है, सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मतलब बीते चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, उड़ीसा और बंगाल में है।
ठीक ऐसे ही पंजाब में बीजेपी का बड़ा इम्तिहान है। पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अकाली और 2 पर बीजेपी जीती, लेकिन इस बार दोनों की राहें जुदा हैं। अगर बात उड़ीसा की अब करें तो 7वें चरण में बीजेपी के सामने मुश्किल सीटें हैं। 1 जून को उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में बीजेडी ने 4 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। इस बार बीजेपी को उड़ीसा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अविनीश विद्यार्थी भी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए 7वां चरण, आखिरी चरण, उससे पहले कोशिशें जाहिर है जारी है। बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इन तमाम सीटों पर जो है मशक्कत की जा रही है। कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम है और परिश्रम के साथ इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज जब बंगाल में थे तो आदिति वहां उन्होंने साफ कहा कि यहाँ मैं आज आखिरी दिन हूँ इस चुनाव से पहले, तो आप जो है अपना योगदान दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। 7वां चरण ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बनारस की धरती पर मौजूद हूं और देखिए किस तरीके से आपने जो कहा कि उत्साह की बात, मैं थोड़ा वो नज़ारा दिखाना चाहती हूं। शाम के 4:33 हो रहे हैं और अभी तापमान शायद 48 से 49 डिग्री का यहाँ पर तापमान है, लेकिन फिर भी चुनाव का उत्साह है और उसकी बड़ी बात है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से आते हैं। पिछले 2 दिनों में भारत 24 की टीम, 3 दिनों में जब भारत 24 की टीम बनारस रही, क्योंकि आखिरी चरण का आप जिक्र कर रही हैं, आखिरी चरण में अगर सबसे महत्वपूर्ण कह दें कि जो पॉइंट है, स्टार है, वो है बनारस का चुनाव। और देखिए बनारस में लगातार अमित शाह कल यहाँ पर मौजूद थे, आज उनका रोड शो है और अब ये माना जा रहा है कि कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर एक रोड शो तो नहीं, लेकिन वो अपने आएंगे, यहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे। जो उन्होंने कहा कि आप अपना योगदान दें, उसी की बात करने, अपने संसदीय क्षेत्र में आकर लोगों से मुलाकात करने यहाँ पर आ सकते हैं, बताया जा रहा है। यानी कि चाहे बनारस हो, बनारस तो वो सीट है जहाँ पर अगर पहले काशी विश्वनाथ का जिक्र होता था, हर हर गंगे की बात होती थी, तो अब उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र घर घर के अंदर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत पे कमी नहीं है। यहाँ पर बड़े नेताओं ने कैंप किया है। यहाँ पर बड़े जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने जातियों के लिहाज से अलग अलग जगह बैठकें की हैं, तो कहीं पे भी किसी भी तरह का, जैसे एक कहावत है कि लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उत्साह की बात है, जो मुझे यहाँ पर जमीन में देखा, मैं आपको पहले वो बताती हूँ, फिर हम पंजाब का भी जिक्र करेंगे, हम आगे भी उत्तर प्रदेश, बिहार की सीटों का भी जिक्र करेंगे। देखिए, एक तो क्योंकि मैं सुबह इसी जगह सुबह 5:30 बजे भी थी, 6:30 बजे भी थी, 6:30 बजे भी शिखा ऐसी धूप थी, इतनी गर्मी थी सुबह 6:30 बजे कि शायद अगर कोई 1 घंटा यहाँ रहे तो वो चक्कर खा के गिर जाए। ऐसी स्थिति में हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों आ रहा है। तो जिस तरह की गर्मी है, और हमने जब चौपाल की, लोगों से बात की, चर्चा की, तो सबने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में जी सुबह या तो 7 बजे भी ऐसी स्थिति होती है कि आप घर से निकल के वोटिंग करने जाओ और लाइन में लगो, तो वो आसान नहीं होता बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों को घर में छोड़कर जाने के लिए। तो एक जो वो उत्साह में कमी और वोटिंग परसेंटेज में कमी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जो ये टेम्परेचर है उसको लेकर। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कहा कि ये आखिरी चुनाव तारीख बची है और आपका योगदान पूरी तरीके से चाहिए। अब बात करते हैं पूरे देश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कल भी हम वरिष्ठ नेताओं के साथ ऑफ रिकॉर्ड चर्चा कर रहे थे। वो मान रहे हैं कि कई जगह सीटें कम हो रही हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान का भी जिक्र किया, यहाँ तक कि बिहार तक का भी जिक्र किया। लेकिन आंध्रा हुआ, लेकिन तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा हुआ, वहां ये बंगाल हुआ, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां पर सीटों में बड़ा इजाफा देख रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बचा है आखिरी फेज। आखिरी फेज में आता है पंजाब, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा कभी भी, और अभी के भी हालात वैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ये चाहेगी कि चाहे आखिरी ही फेज में, लेकिन एक तो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो जाए, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, क्योंकि चाहे बनारस हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अब यही कोशिश की गई पिछले आखिरी के फेज में, जो मूल वोटर है वो घर से निकले और एक महिलाएं वोट करें। यही 2 प्रयास किए गए, क्योंकि बार बार अब जो राजनीति जिस मुकाम पर आ गई थी, उसमें जैसे हरियाणा अभी चुनाव हुआ था,
या फिर अगर पंजाब का भी जिक्र करें जहां होने वाला है, वहां पर देखिए एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है। तो पंजाब में भी किसान और जाट को छोड़ दें तो ये माना जा रहा है कि उसके अलावा लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जैसे हरियाणा में सोचा गया था कि जाट और मुस्लिम के अलावा जो जाति है वो वोट करे, लेकिन क्या वो एकमुश्त होकर वोट कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता जरूर थी। ऐसी स्थिति में अब फोकस यही किया गया है आखिरी फेज में भी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, जिसने अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जिसने 2022 में वोट दिए थे या जिसने 2019 में वोट दिए थे, वो एकजुट होकर एक बार फिर वोट करें। और यही वजह है कि महिलाओं को घर से निकलने, क्योंकि जो इजाफे की बात है वो तभी हो सकता है सीटों में जब एक मुश्त महिलाएं वोट करें। बिल्कुल। तो ये आखिरी चरण है, बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है आखिरी चरण में भी। जी अदिति बने रहिएगा। अवनीश में हमारे साथ इस समय गोरखपुर से कनेक्टेड हैं। अवनीश, उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई सीटें बेहद अहम है बीजेपी के लिए, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है अवनीश कि 400 प्लस के टारगेट को पूरा करेंगे। गृह मंत्री जहां भी अवनीश पहुंच रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इतनी सीटें हमारे पास आ चुकी है, यानी अब इंडी गठबंधन के पास अंधेरा ही अंधेरा है। गोरखपुर से क्या कुछ समीकरण आपको बनते हुए नजर आए? जनता का मूड पूरे उत्तर प्रदेश का इस समय उन तमाम सीटों के लिए क्या? देखिए, अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर लगातार लंबे समय से बीजेपी के खाते की सीट रही है। खुद गोरखपीठ का लगातार यहाँ पर कब्जा रहा। खुद योगी आदित्यनाथ कई बार यहाँ से सांसद रहे, उनके गुरु अवैधनाथ यहाँ से सांसद रहे, उससे पहले उनके दादा गुरु दिग्विजय नाथ यहाँ से कई बार सांसद रहे। तो एक परंपरागत तौर पर गोरखपीठ की ये सीट रही है। बावजूद इसके कांटे का मुकाबला कई बार हुआ है। बीते चुनाव में अगर आप बात करें, पिछला जो चुनाव हुआ था वहां पर तो कोई बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन 2018 में जब उपचुनाव हुआ था वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को यहां पर शिकस्त दी थी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी अपने पाले में वो सीट लाने में कामयाब रही थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है, उससे पहले किस तरह की तैयारी है ये हम आपको गोरखपुर से दिखाएंगे। गोरखपुर पूरे इलाके में जिस तरह से सीटें आती हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सलेमपुर की लोकसभा सीटें हैं जो इस पूरे मंडल के अंदर आती हैं, और सभी सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। चुनौती बीजेपी के सामने यह है कि बदले हुए समीकरणों में, जातिगत समीकरणों में, या फिर उम्मीदवारों के प्रति जो लोगों में नाराजगी है उसको लेकर के कहीं कहीं उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन भरोसा है किस बात का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि का। यहां से रोड शो शुरू होगा। रवि किशन जो यहाँ के सांसद हैं, दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ का थोड़ी देर बाद यहाँ पर रोड शो शुरू होना है। इसकी तैयारियां यहाँ पर है, मुख्यमंत्री का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। सुरक्षा का अमला यहाँ पर मौजूद है और एक पूरा माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पर चुनाव का जिस तरीके का बना हुआ है, माना जा रहा है कि रोड शो अहम रोल जो है वो कहीं ना कहीं रवि किशन के लिए जो वोटों का जुगाड़ यहाँ पर होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर सदर सीट से विधायक हैं। पहली बार वो विधानसभा पहुंचे, लेकिन इससे पहले कई बार वो सांसद रहे। उनकी छवि, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री काल में गोरखपुर और आसपास के इलाके का बड़ा विकास हुआ है। ऐसे में उनके चेहरे पर, उनके नाम पर, उनकी छवि पर बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ रिलाई कर रही है, और इसीलिए लगातार उनकी डिमांड है। वो एक एक लोकसभा क्षेत्र में 5-5, 6-6, 4-4 मीटिंगें कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं वो, इसीलिए वो गोरखपुर कैंप कर रहे हैं। गोरखपुर मठ से ही लगातार पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। चाहे उनको मिर्जापुर जाना हो, गाजीपुर जाना हो, मऊ जाना हो, वो गोरखपुर से ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीकरण खास तौर पर इस इलाके के बने हुए हैं इस वक्त, चाहे अगर पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री है महाराजगंज से, वो चुनावी समर में है, काफी मुश्किल बताई जा रही है उनकी सीट। देवरिया से जो है जिस तरीके से उम्मीदवार विजय दुबे उम्मीदवार हैं, वो लगे वहां आरपीएनसी की प्रतिष्ठा दांव पर है। देवरिया से इस बार नया उम्मीदवार उतारा गया शशांक मणि त्रिपाठी को, वो मैदान में। सलेमपुर से पुराने सांसद को रविंद्र कुशवाहा को ही मौका दिया है पार्टी ने। तो इन तमाम सांसदों के कहीं न कहीं दोबारा चुनकर आना, उसका दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है, और इसीलिए वो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और समूचे देश में 170 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं योगी, और अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शिखा जी
अदिति हमारे साथ कनेक्टेड हैं लगातार वाराणसी में उनकी मौजूदगी है इस समय। अदिति के पास आपको लिए चले, उससे पहले अवनीश, अब चूंकि आपने पूरे सीट का समीकरण समझा दिया और इस समीकरण में एक बात समझ में ये जरूर आई कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए इस बार का रण थोड़ा और डिफिकल्ट रहा है। डिफिकल्ट इसलिए भी रहा क्योंकि मायावती ने जिन लोगों को, उम्मीदवारों को उतारा है, वो कहा जा रहा है कि सपा को कम डेंट और बीजेपी को ज्यादा दे सकती है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है बीजेपी के लिए कि सपा और बसपा में ही आपस में टक्कर हो रही है, दोनों साथ चुनाव नहीं लड़ रहे। इसका फायदा भी बीजेपी को हो सकता है। तो ये जातीय समीकरण वहां पर कैसे सेट हो रहे हैं? याद करते रहिए, पूछिए कहां तक है, उन्हें कार्यक्रम नहीं, देखिए ये बात सही है कि जातिगत समीकरणों का कई बार फायदा भी होता है, कई बार सियासत में नुकसान भी होता है। लेकिन चूंकि जो अंतर हुआ करता था, मतों का अंतर, वो बहुत ज्यादा था। अगर पिछली बार के आप चुनाव की बात करें, चाहे वो गोरखपुर की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो, देवरिया की सीट हो या फिर कुशीनगर या सलेमपुर की सीट हो, इन तमाम सीटों पर जीत का अंतर काफी ज्यादा था। वो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 के आए वो अंतर घटा। लेकिन गोरखपुर में कोई भी एक सीट महाराजगंज की फरिंदा छोड़ दे तो 100% सीटों पर जो है वो बीजेपी ने कब्जा किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से विधानसभा का चुनाव लड़े, वो विधानसभा में गए, मुख्यमंत्री दोबारा बने। करीब 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ चुन करके पहुंचते हैं तो एक ऐसा विकास की उम्मीद इस इलाके में जगती है और उसी का नजारा आपने देखा। चाहे अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, गोरखपुर में एम्स की बात हो, या फिर गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, कुशीनगर में एयरपोर्ट की बात हो, या फिर एक पूरा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो लिंक रोड्स बनी और उसके माध्यम से जिस तरीके से एक पूरा सड़कों का जाल इस इलाके में बना, उससे काफी उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनके विकास के किए हुए कार्यों पर भरोसा रखकर बीजेपी एक बार फिर उन्हीं उम्मीदवारों के साथ लगभग मैदान पर है। देवरिया को छोड़ करके सभी जगहों पर उम्मीदवार वही के वही हैं। देवरिया में बदलाव किया गया और नए प्रत्याशी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। इंतजार हो रहा है, यानी बदलाव इस बार कम है। अगर देवरिया में सिर्फ बदलाव हुआ है तो फिर समीकरण भी बीजेपी ने सेट जरूर किया होगा। अदिति, अब आपके पास आते हुए, जब कोई भी वाराणसी पहुंचता है, कम से कम अगर पिछले 5 साल की बात करें तो वहां पर रिक्शा वाले से लेकर के कोई भी व्यक्ति जिसकी बड़ी दुकान हो, चाहे फिर छोटा कारोबारी क्यों ना हो, वो एक ही बात कहता है कि वाराणसी पूरी तरीके से बदल गया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना मैं यहाँ आया, ना बीजेपी ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। इस बार बीजेपी के लिए वाराणसी में समीकरण क्या है? हालांकि ये सवाल जो है बहुत प्रत्यक्ष रूप से बहुत सही भी नहीं है क्योंकि वो तो तस्वीरें ही बता देती है। लेकिन अब ओवरऑल उत्तर प्रदेश को अगर हम देखते हैं वाराणसी को जोड़ते हुए, तो बीजेपी कितनी ज्यादा विन विन सिचुएशन में नजर आती है। और बिहार का भी जिक्र जरूर कीजिएगा। वाराणसी एक रोल मॉडल लोकसभा या कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है दुनिया भर में, देश भर में जिसे बोलते हैं। दुनिया भर में इसलिए कह रही हूं क्योंकि कैसे वाराणसी G20 में भी इसका जिक्र हुआ, कैसे वाराणसी को संजोया है। देखिए, वाराणसी जस्ट वाराणसी कह देने से वाराणसी वाली बात नहीं है। ये शायद 3000 साल से ज़्यादा पहले से यहाँ पर है। इन सबको संजोना, जहाँ मैं घाटों पर खड़ी हूँ, ये घाट और शिखा, आप तो कई बार वाराणसी आई हैं, आपने आज से 10 साल पहले के घाट और अब के घाट का ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा है। अब आप ये कहेंगे कि हम बार बार जो ये बात कर रहे हैं वो एक ही बात क्यों करता है कि घाटों की सफाई हो गई तो बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है। मैं कल पूरे लगभग वाराणसी में पैदल गलियों में पहुंची, बड़े फैक्ट्री, बुनकर से लेकर सभी लोगों से मिली। देखिए, सबसे प्राइम बात क्या कही जाती है? सड़कें बना दी गई हैं। वाराणसी में सड़कें नहीं थीं और उन सड़कों को लेकर एक एक आदमी, चाहे वो कांग्रेस का वोटर ही हो, अगर वो भी ये कह रहा है कि ऐसी सड़कें ना मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे आई, ना पहले कभी आई। यहाँ पर अगर आए तो सबसे पहले हमें ज़मीन पे चलने का जो वो एक सम्मान होता है सड़क पर चलने का, वो दिया गया। तो यहाँ पर सड़कें बनी, गली गली जहाँ पर नहीं हो सकता था लेन चौड़ी की गई। वो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जाती है। सफाई अभियान, मुझे खुद वाराणसी के लोग जब सुबह चाट खा रहे थे नाश्ते में, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये था ही नहीं। चाट खाया और वो पत्ता वहीं के वहीं फेंक दिया। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं करता था, मेरा परिवार, पूरा वाराणसी करता था। लेकिन वो जो स्वच्छता की बात यहाँ पर सिखाई गई है, प्रधानमंत्री आकर लोगों के जीवन शैली को, तरीके को बदला है। इसके साथ साथ ये जो कॉरिडोर बना, कॉरिडोर के आसपास के लोगों का जीवन तो बदला ही है। यहाँ पर टूरिज्म से ऑटो रिक्शा, जो इनके घरों में शायद पूरा एक एक हफ्ते में 1000 रुपए इकट्ठे हो जाना नहीं हो पाता, आज पर डे 3 से 4 हजार रुपए वो कमाते हैं।
पर डे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा अनाज तो घर आ ही रहा है, और ऐसा नहीं कि यही सरकार, अनाज पहले भी सरकारें देती थी, पर अब निश्चिंता है कि नरेंद्र मोदी है तो हो ही जाएगा। हाँ, चिंता है महंगाई को लेकर, यहाँ पर एक जिक्र हुआ, महंगाई की चिंता थी, शिक्षा की चिंता थी कि सरकारी स्कूलों में अच्छी और पढ़ाई हो, पढ़ाई का पैटर्न को लेकर। हाँ, चिंता इस बात की भी है कि रोजगार और बढ़े जाने चाहिए, सरकारी नौकरी का भी जिक्र आया, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको और बेहतर रोजगार के अवसर कैसे मिले। और जिक्र ये भी आया कि अब वाराणसी का बच्चा जब बाहर जाता है तो वह अयोध्या की तरह अपना सीना तान कर बाहर जाता है और कहता है वाराणसी से आए हैं। तो देखिए, युवाओं का जो 25 से 32 साल के हैं उनका एक अलग अपने आप में मायना हो सकता है, लेकिन वाराणसी को बदलकर एक एग्जाम्पल कि अगर कोई जनप्रतिनिधि आए तो उसको अपने इलाके, अपनी जनता के साथ कैसा रहना है, उनके जीवन में कैसे बदल देना है। अब बात आती है कि यहाँ पर समीकरण क्या है। देखिए, यहाँ पर कोई जातीय समीकरण नहीं है, यहाँ मोदी है और मोदी वर्सेस मोदी ही है। मैंने ऐसा कहा कि आपको महंगाई को लेकर कई लोग चाहते हैं कि चीजें बदले, लेकिन तमाम अगर कोई गिले शिकवे है उसके बावजूद भी उनके पास मोदी है, क्योंकि जो मोदी ने किया वो किसी और ने नहीं किया। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अभी प्रियंका गांधी की रैली हुई, उसे बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। ये भी बात कही गई कि अजय राय इस बार ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह के समीकरण हैं, क्योंकि जब 10 साल हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन बनारस की जनता बेहद खुश है, बनारस की जनता कृतज्ञ है, और बनारस की जनता चाहती है कि मोदी जी को बम्पर वोटों से जीतकर भेजा जाए। और ये मैं इसलिए कह रही हूं जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से लगभग घर घर जाकर हर वर्ग के लोगों से, महिलाओं से मिलकर ये आपको बात आप तक पहुंचा रही हूं पूरे तरीके से। जी। अच्छा अदिति, मैंने आखिरी में आपसे कहा कि आप बिहार का भी जिक्र जरूर कीजिए, क्योंकि ज़रा कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि पहले जो एनडीए की बात थी, पहले नीतीश कुमार के साथ होने की बात थी, अब वो समीकरण बदला है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि 100% जो है वो जो प्रतिशत है वो रहना चाहिए, बहुत ही 100% एक्यूरेट सीट्स होनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि टारगेट इस बार जो है बीजेपी ने एनडीए के लिए काफ़ी बड़ा सेट किया है। तो बिहार में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वाराणसी से सटा है वो बॉर्डर, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। शिखा, 2019 में 303 सीटें आई जब भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर थी, उत्तर में अपने बेस्ट परफॉर्म किया था, 100 आउट ऑफ 100 लिए थे। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, जैसे राजस्थान हो, जैसे मध्य प्रदेश हो, जैसे ये जो उत्तर के तमाम, जो हिमाचल की बात करें, सारे जो 100 आउट ऑफ 100 लिए थे, अब कहीं ना कहीं थोड़ा कमी दिख रही है। अब बिहार की बात करते हैं, 39 सीट्स आ जाना। लेकिन इस बार एक चिंता है अलायंस की, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के साथ साथ जेडीयू के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चिराग पासवान के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इधर से उधर जाने से वो जो लोगों के अंदर जो श्रद्धा भाव था, जो अति पिछड़ा वर्ग, अभी भी अति पिछड़े वर्ग पे ही डिपेंडेंसी है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक भाव था वो कम होकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ चिटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने पुराने नंबर या एक आधा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जेडीयू को अपना वोट इंटैक्ट करना है, और वो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है वो आरजेडी ना चला जाए। इसलिए इन शॉर्ट बात यह है कि वहां चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी खुद वहां पर चुनौती मान रही है। वो ये भी मान रही है कि पहले से सीटें अलायंस की कम होती नजर आ रही हैं, यानी कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम है, उत्साह कमी है, और दूसरा वोट टर्नआउट, यानी कि कोशिश की जाए कि आरजेडी पे वोट शिफ्ट ना हो, इसका पूरा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। चलिए ठीक है अदिति और अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।